प्राणी जगत, जंतु जगत का वर्गीकरण करते हैं तो दो तरह के उपजगत में इसे विभाजित किया गया है। पहला तो एक कोशिकीय प्राणी और दूसरा बहुकोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय प्राणी एक ही संघ प्रोटोजोआ में आ जाते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जो जीव है 9 संघों में विभाजित किया गया है। और स्टोरर और यूसियंचर के अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण। तो एक संघ तो हो गया प्रोटोजोआ, दूसरा हो गया संघ पेरीफेरा, और इसमें 9 है टोटल। पेरीफेरा यहाँ पे देख लेते हैं, पेरीफेरा, सिलेंड्रेटा, फिर इसके बाद है प्लेटीहेल्मिन्थेज, ए से एस्केलेमिन्थेज, एनालिडिया, ऑर्थोपोडा, ई से इकाई मोडेटा, एम से मोलस्का, और सी से क्या हो जाता है, सी से हो जाता है संघ कार्डेटा। तो PCP ट्रिपल EMC। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं प्रमुख लक्षण प्रोटोजोआ के बारे में। ये एक कोशिकीय होता है, एक या एक से अधिक केंद्रक पाए जा सकते हैं इसके जीव क्रम में, और इसमें जो प्रचलन होता है उसके लिए पदाभ होते हैं, पक्ष्म होते हैं और कशाभ होते हैं। स्वतंत्र जीवी या परजीवी दोनों प्रकार से हो सकते हैं। इसमें जो भी होता है भोजन पाचन श्वसन वो कोशिका के अंदर ही होता है और विसर्जन के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ अंटअमीबा हिस्टोलिटिका का संकरण मनुष्य में 30 से 40 वर्ष तक रह जाता है। फिर आते हैं संघ पोरीफेरा। इसके संघ पोरीफेरा के सभी जंतु खारे जल में रहते हैं। ये बहुकोशिकीय जंतु है, लेकिन इसमें कोई भी नियमित ऊतक नहीं होता है। शरीर पर ओशंख के छिद्र पाए जाते हैं। शरीर में एक बड़ा सा गुहा पाया जाता है जिसको स्पंज गुहा कहते हैं। उदाहरण के लिए साइकन, मायोनिया और स्पंज। संघ सिलेंड्रेटा। तो ये प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं। मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह संरचनाएं होती है जो भोजन को पकड़ने में हेल्प करती है। उदाहरण के लिए हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन और मूंगा। संघ प्लेटीहेल्मिन्थेज, यानी कि ये 3 स्तरीय शरीर होते हैं इसके, और इसमें देह गुहा नहीं होता है, पाचन तंत्र भी नहीं होता है, परिवहन अंग भी नहीं होता है, श्वसन अंग भी नहीं देखने को मिलता है और कंकाल भी नहीं होता है। इसमें उत्सर्जन जो होता है फ्लेम कोशिकाओं के द्वारा होता है, और ये उभयलिंगी जंतु होते हैं। उदाहरण के लिए प्लेनेरिया, लीवर, फलियूक और फीताकृमि। एस्केलिमेंथेज, ये लंबे बेलनाकार और उखंडित कृमि होते हैं। इनका शरीर द्विपार्श्विक, सममित या त्रिस्तरीय होता है। आहार नाल पूरी तरह से स्पष्ट होता है, जिसमें मुख और गुहा दोनों ही होते हैं। इसमें परिवहन अंग और श्वसन अंग कुछ नहीं होता है, परंतु तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। उत्सर्जन जो होता है इसमें प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा होता है। ये भी एक लिंगी होते हैं। गोल कृमि क्या होता है, एस्केरिस, थ्रेडवर्म, मुशेरिया, फलेरिया। एंटोरोबियस क्या होता है, तो ये पीनवर्म या थर्डवर्म होते हैं। मुख्यतः छोटे बच्चों के कूदों में पाए जाते हैं, जिससे बच्चों को भूख कम लगता है, उल्टी ज़्यादा होती है, रात में कभी कभी पेशाब भी कर देते हैं बच्चे। संघ एनालिडा की बात की जाए तो इसका शरीर लंबा होता है, पतला होता है, द्विपार्श्व सममित होता है और खंडों में बटा होता है। इसमें जो प्रचलन होता है वो काइटिन के बने सीटी के द्वारा होता है, और इसमें आहार नाल पूरी तरह से विकसित होता है। श्वसन प्रायः त्वचा के द्वारा होता है, कुछ जंतुओं में क्लोम के द्वारा होता है। रुधिर लाल रंग का होता है। तंत्रिका तंत्र साधारण ही होता है। उत्सर्जी अंग के लिए वृक्क है, और एक लिंगी उभयलिंगी दोनों प्रकार से हो सकता है, जैसे केचुआ, चौक, नेरिस। केचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं, नेत्र नहीं होता है, और जीव त्रम में ही हीमोग्लोबिन का विलय होता है। संघ ऑर्थोपोडा। शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष और उदर। इसमें 5 संधि युक्त होता है। रुधिर परिसंचरी तंत्र पूरी तरह से खुला हुआ होता है। इसकी जो देह गुहा होती है उसको हीमोसील कहते हैं, जैसे कि ट्रेकिया, गिल्स और बुक लंग्स के द्वारा इसका श्वसन होता है। यह एक लिंगी होता है, निषेचन शरीर के अंदर ही हो जाता है। एग्जाम्पल के तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी। कीटों में 6 पाद होते हैं, 4 पंख होते हैं। कॉकरोच के हृदय में तो 13 कक्ष होते हैं। और मधुमक्खी अपनी दिशा और गति को बताने के लिए, दूरी को बताने के लिए दोलन नृत्य करता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वैगल डांस। संघ इकाई नॉनवेटा। तो इसके सारे जंतु समुद्री होते हैं। जल संवहन तंत्र पाया जाता है।
प्रचलन के लिए भोजन ग्रहण करने हेतु नालपाद होते हैं, जो कि संवेदी अंग का भी कार्य करता है। और मस्तिष्क विकसित नहीं होता है, तंत्रिका तंत्र होता है लेकिन मस्तिष्क विकसित नहीं होता है। और इसमें पुनरुत्पादन की क्षमता होती है, यानी कि फिर से शायद जीवित होने का, जैसे सेल फिश, क्राई फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, रेजर फिश, ब्रिटल स्टार। अरस्तु लालटेन का कार्य भोजन को चबाना है। ये समुद्री आर्चिन में पाई जाती है। संघ मोलस्का भी 3 भागों में बटा होता है, सिर होता है, अंतराग होता है और पाद होता है। इसमें श्वसन जो होता है गिल्स और टेनिडिया के द्वारा होता है। इसमें हमेशा कवच रहेगा। आहार नाल भी पूरी तरह से विकसित होते हैं। इसका जो खून है वो रंगहीन होता है। उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए घोंगा, सीपी, फिर ऑक्टोपस जिसको डेविल फिश भी कहते हैं, डोरिस जिसको समुद्री नींबू, पाइला, एप्पल स्नेल, एप्लेसिया समुद्री खरगोश आदि कहते हैं। मोलस्का की बात की जाए तो ये सिप्रिया यानी कि प्रचलित नाम है कौड़ी। एक और है डोरिस समुद्री नींबू, ऑक्टोपस हिंदी में कहते हैं इसको श्रिगमीन। ये 8 ओरल आम होता है इसका। दूसरा है मतलब एप्लीसिया समुद्री खरगोश को कहते हैं। कुंडलीना उद्यान घोंगा को कहते हैं और सीपिया कहते हैं कटल फिश को। संघ कार्डेटा की बात की जाए तो ये नोटोकॉर्ड उपस्थित रहता है, यानी कि एक रोड टाइप का स्ट्रक्चर इसमें मौजूद रहता है, स्पाइनल कॉर्ड टाइप का। इसमें क्लोम छिद्र भी होता है। नालदार तंत्रिका रज्जु अवश्य पाया जाता है। नालदार जैसे कि पीठ के स्पाइनल कॉर्ड है उसी को मेनली। ये 13 वर्ग में बैठा हुआ है, लेकिन हम लोग 5 पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मत्स्य वर्ग, एम्फीबिया वर्ग, सरीसृप वर्ग और पक्षी वर्ग और लास्ट में ममेलिया। तो मत्स्य वर्ग की बात की जाए तो ये ओशमतापी जंतु होते हैं। और सरीसृप वर्ग भी ओशमतापी होता है। एम्फीबिया वर्ग भी ओशमतापी होता है। और इनका हृदय द्विवेशमी होता है, केवल ये अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। और श्वसन क्रिया जो होता है उसमें गिल्स के द्वारा होता है और जल में विहील ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। कंकाल उपास्थि मौजूद होती है जो कार्टिलेज की बनी होती है। और इस तरह की मछलियों में हड्डियां नहीं होता है, जैसे शार्क, स्कोलियोडन, राहू, कतला, समुद्री घोड़ा, डॉग फिश। ठीक है। मच्छरों के नियंत्रण करने हेतु गेम्बूसिया मछली का उपयोग किया जा सकता है। एम्बीफिया वर्ग की बात की जाए तो ये सभी के सभी उभयचर होते हैं। ओशमतापी तो होते ही हैं। क्लोमो, त्वचा और फेफड़े से श्वसन हो जाता है। और एम्फीबिया वर्ग में 2 अलिंद के साथ साथ एक निलय भी मिल जाता है। उदाहरण के लिए मेढक देख सकते हैं। सरीसृप वर्ग की बात की जाए तो 2 जोड़ी पाद होता है मौजूद। कंकाल पूर्णतः वो अस्थिल होता है। श्वसन जो होता है फेफड़े के द्वारा होता है। इसके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी एक कवच से ढकी रहती है। हृदय जो होता है इनका त्रिकक्षीय होता है, मगरमच्छ का लेकिन 4 कक्षीय होता है। उदाहरण के लिए छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि है। मीसोजोइक युग रेप्टाइल का युग कहलाता है। इस युग में डायनासोर भी था। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप नागराज है। इसका मुख्य भोजन अनेसर्प है। हीलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। समुद्री सांप जिसे हाइड्रोफिस कहते हैं संसार का सबसे जहरीला सांप है। मेबू या बिल जो है छिपकली बनाती है। इसका प्रचलित नाम सीकंक है। और सांपों की विष ग्रंथि स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियों के सदृशी सांपों में होती है। पक्षी वर्ग की बात की जाए तो ये 4 वेश में होता है। 2 अलिंद 2 नीले मिल जाएगा। श्वसन अंग फेफड़ा में हो जाता है। समतापी तो होता ही है। मूत्राशय अनुपस्थित रहता है और दोनों का छेद एक ही रहता है। दूसरा है शब्दिनी सैरिंग्स और वाक्य यंत्र से मौजूद होता है, जैसे कौवा, मोर, चिड़िया, तोता। तीव्रतम पक्षी कौन है? अवाविल। उड़ ना सकने वाले पक्षी कीवी और एमू है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी हिमिंग बर्ड है। और दूसरा है कि आर्क्यूपेटेरिक्स जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है जो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच एक योजक करी था, यानी कि दोनों के बीच का था। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता में मौजूद है और विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में मौजूद है। अब पढ़ने वाले हैं स्तनी वर्ग ममेलिया। तो सबसे पहले मानव जंतु जगत में क्या स्थान है? तो मानव का जो संघ है वो है केसुरकी और उपसंघ है बर्टीब्रेटा। किस वर्ग से आता है? मेमेलिया वर्ग से। कौन से गण से आता है? प्राइमेटा। उपगण क्या है? एंथ्रोपोइडिया। कुल कौन सा है? होमोनिडी। वंश कौन सा है? होमो। और जाति कौन है? सेपियन। जो स्तनी वर्ग होता है उसकी त्वचा पर श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं
और तेल ग्रंथियाँ होती है। ये उच्चतापी होते हैं, नियततापी भी होते हैं। इसके 4 वेश्म होते हैं और ये द्विवारदंती है क्योंकि जीवन में 2 बार दांत आता है। और इसके जो खून में है कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है और केवल ऊँट और लामा को छोड़कर बाहरी कण जो होता है वो उपस्थित होता है। वर्ग स्तनधारी 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथेरिया। जो प्रोटोथीरिया है ना वो अंडा देता है, मेटाथीरिया बच्चों को जन्म देती है और यूथेरिया पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देता है जैसे कि मनुष्य। और सबसे अधिक तापमान जो होता है बकरी का होता है लगभग 39 डिग्री सेल्सियस। और डक विल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैला स्तनी है, डक विल्ड प्लेटिपस। और समुद्री व्हेल में लिम्ब्स और फ्लिपर में परिष्कृत होते हैं। मेटाथीरिया क्या हो गया, जो मार्सुपियल में बच्चों को जन्म देते हैं जैसे कि कंगारू, और जो अंडे देते हैं उसको एकिडेना, प्लेटिपस, ये सारा उदाहरण है। अब इसके बाद पढ़ने वाले हैं जंतु ऊतक। तो जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू, तो इसमें 3 तरह के ऊतक होते हैं। पहला तो उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक और एक पेशी ऊतक होता है। उपकला ऊतक को कहते हैं एपिथेलियमी टिश्यू, संयोजी ऊतक को कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। जो एपिथेलियमी टिश्यू होता है ये बाहरी तथा भीतर या स्वतंत्र सतहों पर भी पाया जा सकता है। इसमें रुधिर कोशिकाओं की कमी होती है और पोषण जो इसमें होता है इन कोशिकाओं में विसरण के माध्यम से होता है। और दूसरा इसमें हेल्प करता है पोषण में लसिका। संयोजी ऊतक को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं और ये अंगों को आपस में जोड़ता है। और तरल संयोजी ऊतक जैसे कि रक्त एवं लसिका है उसके संवहन में भी ये हेल्प करता है। ये ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, मृत कोशिकाओं को नष्ट करके मृत ऊतकों और कोशिकाओं की पूर्ति करता है। नाभि रज्जु जो है प्रौढ़ संयोजी ऊतक है, पुरानी संयोजी ऊतक है। प्राणियों में जो एडिपोसाइट संयोजी ऊतक में वसा संग्रहित होता है, प्राणियों में एडिपोसाइट संयोजी ऊतक में वसा का संग्रहण होता है। पेशी ऊतक की बात की जाए तो ये संकोचनशील ऊतक होता है जिसको कहते हैं कंट्रैक्टाइल टिश्यू, ठीक है। और ये 3 तरह के होते हैं, पहला तो रेखित हो गया और दूसरा रेखित, स्ट्रिप्ड, अनस्ट्रिप्ड और हृदय पेशी यानी कि कार्डियक। जो रेखित होता है ये अनैच्छिक रूप से गति करने वाले ऊतक के रूप में होते हैं जैसे कि आहार नाल, मलाशय, मूत्राशय, रक्तवाहिनी। रेखित हुआ कि इच्छानुसार गति करने वाले मांसपेशियाँ होती है। इन मांसपेशियों को 1 या 2 सिरे रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़े होते हैं। हृदय पेंसिक की बात करी जाए तो ये हृदय के दीवारों में ही पाई जाती है सिर्फ, और हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है जो बिना रुके जीवन पर्यंत गति करती रहती है। और संरचना की दृष्टि से ये रेखित पेशी से मिलता जुलता है। मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या 639 है। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो मांसपेशी है उसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कि कुल्हा का पेशी है। कुल्हा कहाँ पर होता है, तो वही कमर के आसपास का। मानव शरीर का सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, तो स्टेपिडियस नाम है उसका। और तंत्रिका ऊतक की बात की जाए तो तंत्रिका ऊतक 2 कोशिकाओं का बना होता है। पहला तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स का और दूसरा गिलिया का। ये ऊतक शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक तथा ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। दूसरा है कि न्यूरोगिलिया जो है वो मस्तिष्क के गुहा को आस्तरित भी करता है यानी कि रक्षा भी करता है। तो जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन होना बंद हो जाता है। अब बात मानव रक्त के बारे में पढ़ने वाले ह्यूमन ब्लड। तो ये एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ये शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है और जिसका पीएच मान 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य में 5 से लेकर 6 लीटर रक्त होता है और महिलाओं में आधा लीटर कम रक्त होता है। तो रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक तो प्लाज्मा हो गया, दूसरा रुधिराणु हो गया जिसको कहते हैं ब्लड कॉर्पस। तो प्लाज्मा की बात की जाए तो ये उज्जीवित लाल तरल है और इसमें 60% भाग प्लाज्मा होता है, 90% भाग जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है प्लाज्मा का। प्लाज्मा के कार्य क्या है, तो पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। पचे हुए भोजन में ले सेरम क्या होता है, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहते हैं। रुधिराणु या फिर ब्लड कॉर्पसलेस किसको कहते हैं, तो ये रक्त का शेष 40% भाग होता है। इसमें 3 चीज़ होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स यानी कि रक्त विमाणु। तो लाल रक्त कण कौन सा होता है,
इसको अलग से क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इसका जो आकार होता है वो उभयावतल होता है, इसमें कोई केंद्रक नहीं होता है। अपवाद है ऊंट और लामा। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसके निर्माण में जो सहायक चीज़ होते हैं, प्रोटीन हो गया, आयरन हो गया, विटामिन 12 एंड फोलिक अम्ल। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है, लेकिन बाद में अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 20 से लेकर 120 दिन तक होता है। इसकी मृत्यु जो होती है यकृत, लीवर या प्लीहा में कहीं हो जाता है, इसलिए इसको कब्रिस्तान कहते हैं आरबीसी का। और इसमें हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें हीम नामक रंजक होता है और ग्लोबिन नामक लोहयुक्त प्रोटीन होता है, जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है और लाता पहुंचाता भी है। और हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला जो लौह यौगिक होता है उसको हीमेटिन कहते हैं। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, तो शरीर के हर एक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड लाना। और इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो सकता है। सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाता है। जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं उसके आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। और थैलेसीमिया रोग में क्या होता है कि लाल जो आरबीसी है वही नहीं बन पाता है। श्वेत रक्त कण, तो ये अमीबा के आकार का होता है, इसमें केंद्रक रहता है, ठीक है। ये भी अस्थि मज्जा में बनता है, और लेकिन कभी कभी ये लिम्फ नोड, कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी बन जाता है। इसका जीवन काल काफ़ी कम, 2 से 4 दिन का होता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है, ब्लड में ही हो जाती है। इसका मुख्य कार्य क्या है, रोगों को संक्रमण से बचाना। और इसका जो कोशिका है लिम्फोसाइट बहुत ही प्रमुख है, क्योंकि ये रक्षात्मक तंत्र की प्रमुख कोशिका है। लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, बी कोशिका, टी कोशिका। ये दोनों कोशिका भ्रूणीय अवस्था में यकृत कोशिकाओं में बनता है और वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा में बन जाता है, बी कोशिका और टी कोशिका। टी कोशिका का काम क्या है कि भाई कोशिकीय प्रतिरक्षा करता है, जबकि बी कोशिकाएं क्या करता है, प्रतिरक्षियों का निर्माण। डब्ल्यूईसी की जो सबसे अधिक भाग होता है 60 से 70%, उसमें न्यूट्रोफिल्स कणिका पाया जाता है। और न्यूट्रोफिल कणिकाएं क्या करती है कि रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण करती है। रक्त विमाणु जो होता है केवल मनुष्य और अन्य स्तनधारियों में पाया जाता है, इसमें भी केंद्रक नहीं होता है। ये भी अस्थि मज्जा में बनता है। 3 से 5 दिन का इनका जीवन काल है और मृत्यु प्लीहा में हो जाती है। रक्त के थक्का बनाने में ये हेल्प करती है। और रक्त के कार्य क्या है कि ताप को कंट्रोल करेगा, रोगों से रक्षा करेगा, घाव को भरेगा, थक्का तो बनाएगा ही। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन का संवहन करता है। लैंगिक वर्णन में सहायक होता है, ठीक है। और अंगों की सहायता करता है मेनली। तो रक्त का थक्का बनना कैसे होता है, तो क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम, ये सब मिलके थ्रोम्बिन बनाता है। थ्रोम्बिन जब फाइब्रिनोजेन से मिलता है तो वो फेब्रिन बनाता है, और जब फेब्रिन मतलब रुधिराणु से मिलता है तो रक्त का थक्का बन जाता है। तो रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में विटामिन के सहायता से होता है। और समांतर रक्त 2 से 5 मिनट में थक्का बन जाता है। अनिवार्य प्रोटीन इसके लिए जो है थक्का बनाने के लिए फाइब्रिनोजन है। तो क्या होता है, थ्राम्बोप्लास्टिन, जो थ्राम्बोप्लास्टिन होता है वो प्रोथ्रोम्बिन से और कैल्शियम से रिएक्शन करके थ्रोम्बिन बनाता है। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन से फिब्रिन बनाता है, और फिब्रिन जब रक्त रुधिराणु से मिलता है तो रक्त का थक्का बनता है।